पेमा ने जब रिया को ये बताया था कि मीटिंग में गड़बड़ी कोई अचानक से हुई गड़बड़ी नहीं थी, बल्कि उसे जानबूझकर लोबो के सहयोगी द्वारा किया गया था और उसके सहयोगी ने ये काम लोबो के कहने पर किया था, तो रिया का माथा ठनक गया था और उसका गुस्सा ज्वालामुखी के लावा की तरह उबल पड़ा था। और जब उसने बंगले में उस मैनेजर को भी बाहर निकलते देखा, तो फिर उसका बचा खुचा मूड भी डिस्टर्ब हो चुका था और वो अपने आपे तब बाहर हो गई जब जगत प्रसाद ने उस मैनेजर की मौजूदगी का कारण ना बताते हुए उसे वहां से जाने को कह दिया। मैं कहीं नहीं जा रही, लेकिन ये लोबो आज जेल जाएगा और उसका वो साथी भी जो कल मेरे साथ था। जैसे ही रिया ने इतना कहा कि वहां खड़े सारे लोग चौंक गए थे और वो सोचने लगे थे कि आखिर में रिया मैनेजर के डिस्कशन के बीच लोबो और उसके साथी को लेकर क्यों आ गई थी। और इसलिए जगत प्रसाद माथुर ने उसे टोकते हुए कहा, ये तुम क्या बके जा रही हो रिया? तुम अभी भी नशे में ही हो क्या? अब इसमें लोबो की क्या गलती? रिया को आशा नहीं थी कि जगत प्रसाद उससे इस तरह से डांटते हुए लोबो की गलती के बारे में पूछेंगे। उसे लगा था कि जब वो लोबो को बीच में लेकर आएगी तो वो लोबो से पूछेंगे कि आखिर तुमने किया क्या है जो वो तुम्हारे ऊपर गुस्सा है। लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा पड़ चुका था। क्या गलती है बताऊं? कहते हुए रिया आगे बढ़ी और एक झन्नाटेदार थप्पड़ सीधा लोबो के गाल पर रसीद कर दिया और गुस्से से देखते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऑफिस के इंटरनेट से छेड़छाड़ करवाने की? तुम अपने आप को समझते क्या हो? अचानक से अपने गाल पर थप्पड़ लगने से लोबो सन्न रह गया था। उसे पहले तो समझ में नहीं आया कि रिया बेबी ने उसको मारा क्यों, लेकिन जब रिया ने ऑफिस के इंटरनेट की बात करी तो वो समझ गया कि रिया के सामने नेटवर्क को डिस्टर्ब करने का मामला खुल चुका है और उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गई थी। रिया ने भी जानबूझकर वो मामला पहले खोला था। उसे मैनेजर के वहां होने से ज्यादा दुख इस बात का था कि उसके खास लोगों की वजह से ही उसकी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग कैंसिल हो गई थी। रिया बेबी वो इससे पहले कि लोबो अपनी सफाई में कुछ कहता कि रिया की चीखती हुई आवाज उसके कानों में सुनाई पड़ी, जिसे सुनकर वो एकदम से सहम गया था। अपने उस साथी को चुपचाप बुलाओ जिसकी वजह से मेरी इतनी बड़ी और इंपॉर्टेंट मीटिंग कैंसिल हुई है, जिसकी वजह से आज मैं मरते मरते बची थी, जिसकी वजह से मैंने बेकसूर अमन को कसूरवार ठहराया था। कहते हुए रिया खांसने लगी थी। लोबो रिया को बचपन से देखता आ रहा था, यहाँ तक कि उसके माता पिता के गुजर जाने के बाद रिया उसके गोद में भी खेली थी। लेकिन उसने जब भी रिया को देखा था एकदम से शांत स्वभाव में देखा था। उसे यकीन नहीं था कि एक दिन रिया बेबी उसको इतनी तेज थप्पड़ मारते हुए उसके ऊपर ये इल्जाम लगा देगी। हालांकि लोबो के ऊपर लगाया गया इल्जाम गलत नहीं था, लेकिन वो कार्य लोबो ने खुद नहीं किया था, बल्कि जगत प्रसाद के इशारे पर किया था। रिया के एकदम से चीखने पर लोबो ने बहुत ही सहमी नजरों से जगत प्रसाद माथुर की ओर देखा और फिर उन दोनों के बीच आंखों ही आंखों में न जाने क्या बात हुई। वो वहां मौजूद कोई भी शख्स समझ नहीं पाया और लोबो ने अपना फोन निकालकर उस गार्ड का नंबर डायल किया जो कल रिया के साथ था। किधर है तू? फोन उठने पर सर्द भरी आवाज में लोबो ने उससे सवाल किया, लेकिन रिया आज कुछ अलग मूड में थी। उसने लोबो से फोन को स्पीकर पर डालने का इशारा किया और उसका इशारा पाने के बाद लोबो को ना चाहते हुए भी फोन को स्पीकर पर डालना पड़ा। वो उन दोनों के बीच हो रही बात को सुनना चाहती थी। मैं तो घर पर हूं सर, क्या हुआ? उसका जवाब आया। उसका जवाब सुनने के बाद रिया ने आगे बढ़कर फोन को म्यूट पर डाल दिया और लोबो से बोली, इससे नेटवर्क केबल काटने के बारे में बात करो। और उसके बाद फिर फोन को अनम्यूट करके वहीं खड़ी हो गई। रिया के इतना कहने के बाद लोबो ने फिर से जगत प्रसाद माथुर की ओर देखा। उसके दिल की धड़कन ट्रेन के इंजन की तरह बहुत तेजी से भागी जा रही थी। वो इस मामले को शांतिपूर्वक निपटाना चाहता था, लेकिन रिया शायद इस मामले को कुछ ज्यादा ही गंभीरता से ले चुकी थी। इसलिए उसने आंखें तरेरते हुए लोबो को देखा और उसके इस तरह से देखने के बाद लोबो सहम सा गया और अपने साथी से पूछा, मुझे तुमसे ऑफिस के नेटवर्क कट के बारे में कुछ बातें करनी है। जैसे ही लोबो ने इतना कहा कि उसका साथी एकदम से डर गया और बोला, सर क्या हुआ सर? मुझे प्लीज आप इस मामले से बाहर ही रखना, क्योंकि मैंने जो कुछ भी किया था सब आपके कहने पर किया था। जैसे ही उधर से ये सुनाई दिया, रिया ने आगे बढ़कर लोबो का फोन हाथ में ले लिया और बोली, ये बात क्लियर करने के लिए थैंक यू, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। इतना कहते हुए उसने फोन काट दिया था।
उधर रिया की आवाज सुनने के बाद उसका साथी डर के मारे कांप चुका था और इधर लोबो भी कांप रहा था। उसे अब अपना अंत साफ साफ दिखाई दे रहा था। हालांकि ये काम उसने किया तो जगत प्रसाद माथुर के कहने पर ही था, लेकिन वो जानता था कि रिया बेबी उनके ऊपर केवल गुस्सा करके रह जाएंगी और सारा ठिकरा उसके माथे पर ही फूटेगा। फोन कटने के बाद रिया आगे बढ़ी और लोबो की ओर देखते हुए बोली, अब बताओ मिस्टर लोबो, अब अपनी सफाई के बारे में कुछ कहना है? उसके सवाल पूछने के बाद लोबो के माथे पर पसीने की बूंदें उभर कर आ गई थी और वो रिया की ओर देखते हुए घबराई हुई आवाज में बोला, रिया बेबी मेरी बात सुनो, हम अंदर चलकर बात करें। उसके मुंह से अपना नाम सुनकर रिया का पारा और गर्म हो गया और वो चीखते हुए बोली, मर गई तुम्हारी रिया बेबी, दोबारा मेरा नाम अपने मुंह से मत निकालना। मैंने आपको अपने सगे के बराबर का दर्जा दिया था और आपने मेरे साथ ये किया। मुझे अब आपसे घिन आ रही है। कहते हुए रिया की आंखों से आंसू निकल आए थे। ऊपर से वो चाहे जितना गुस्सा हो रही थी, लेकिन अंदर से वो एकदम टूट चुकी थी। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि लोबो उसके साथ ऐसा कर सकता है और साथ ही साथ उसे ये भी समझ आ रहा था कि लोबो ने किसके इशारे पर यह काम किया है। अब बस उसे ये बात लोबो के मुंह से सुननी थी। रिया के द्वारा फिर से डांटे जाने से और उसकी हालत देखकर लोबो सुन्न रह गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर रिया को क्या जवाब दे, और इसलिए जब उसने फिर से किसी उम्मीद से जगत प्रसाद माथुर की तरफ देखा कि शायद वो आकर इस मामले में कुछ हस्तक्षेप करे, तो जगत प्रसाद ने बीच बचाव करने के इरादे से कहा, लोबो सही कह रहा है रिया, तुमको लोबो को जो कुछ कहना है वो अंदर जाकर कहो, और वैसे भी ये प्रोजेक्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं था जितना तुम उसे तूल दे रही हो। जगत प्रसाद ने जब फिर से लोबो का पक्ष लेते हुए ये बात कही तो फिर रिया समझ गई थी कि उसके दादाजी अब खुलकर लोबो के साथ आ चुके हैं और आज तक इस प्रोजेक्ट में जितनी बाधाएं आई हैं वो सब इन्हीं की वजह से आई हैं। उसका दिल टूट चुका था ये बात जानने के बाद भी कि लोबो की वजह से उसका इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैंसिल हुआ है। फिर भी उसके दादाजी लोबो को कुछ कहने के बजाय उसी को डांटे जा रहे हैं। उसके सामने उसके दादाजी और लोबो की मिलीभगत सामने आ चुकी थी और वो अपने दादाजी की तरफ देखते हुए बहुत ही ज्यादा विषाद भरी आवाज में बोली, आपको क्या लगता है कि बिना इंपॉर्टेंट हुए ही मैं इस प्रोजेक्ट के लिए इतना परेशान हूं दादाजी? ये मेरे और कंपनी दोनों के लिए सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट था। आप तो बिस्तर पर थे, आपको क्या पता कि कंपटीशन कितना बढ़ चुका है और उसमें खुद को बचाए रखने के लिए कितने पैसों की जरूरत है। ये कहते हुए उसके आवाज में दुख साफ साफ झलक रहा था। दुख या तो इसलिए था क्योंकि उसे उसके अपनों ने धोखा दिया था, या फिर इसलिए था क्योंकि वो अब कंपनी को बचा पाने की हालात में नहीं थी। उसकी बात सुनने के बाद जगत प्रसाद माथुर उसकी ओर देखते हुए बोले, अगर तुम्हें लगता है कि कंपनी को ग्रोथ करने के लिए पैसों की जरूरत है तो रिसर्च फंड में से पैसे निकाल लो। उसके लिए किसी और कंपनी के साथ करार करने की क्या जरूरत? कहते हुए जगत प्रसाद माथुर ने रिया को अजीब नजरों से देखा। उनका हर बात पर रिया को जवाब देना ये साफ इशारा कर रहा था कि वो किसी भी कीमत पर राजस्थान वाले क्लाइंट के साथ रिया का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने देना चाहते थे, चाहे इसके लिए उन्हें नुकसान ही क्यों न उठाना पड़े। ऐसा नहीं था कि जगत प्रसाद माथुर अपनी पोती के खिलाफ थे या फिर कंपनी के खिलाफ थे। वो बस रिया को राजस्थान जाने से रोकना चाहते थे और सिर्फ इसलिए वो लोगों का पक्ष रखते हुए वहां बोले जा रहे थे। अब उनका रिया को राजस्थान जाने से रोकने के पीछे क्या मंतव्य था, ये सिर्फ वो या फिर लोबो ही जानते थे। जब रिया ने जगत प्रसाद से ये बात सुनी तो उसने फिर आगे जो कहा वो वहां खड़े सभी लोगों को हिला देने वाला था। हमारे पास अब कोई कैश नहीं बचा है दादाजी, हमारे पास अब कोई भी रिजर्व फंड भी नहीं है। जो कुछ था सब खत्म हो चुका है। अगर हमें जल्द से जल्द फंडिंग नहीं मिली तो माथुर ग्रुप ऑफ कंपनीज दिवालिया हो जाएगी। कहते हुए रिया लगभग रोने लगी थी। रिया के मुंह से कैश ना होने और कंपनी के दिवालिया होने की बात सुनते ही जगत प्रसाद माथुर को ऐसा लगा कि जैसे उनके ऊपर आसमान गिर गया हो। उनको काटो तो खून नहीं। जिस कंपनी को उन्होंने और उनके बेटे पुष्पराज ने अपने खून पसीने से सींचा था, उस कंपनी के दिवालिया होने की बात सुनते ही जगत प्रसाद माथुर को चक्कर आ गया और वो वहीं पड़ी एक कुर्सी पर बैठ गए। उनको कुर्सी पर बैठते देख रिया का कलेजा धक्का करके रह गया था। वो समझ चुकी थी कि उसने आवेश में आकर दादाजी के सामने जो बात कबूल कर दी है, उसे सुनकर उन्हें झटका लग गया है।
वो तुरंत अपने दादाजी को संभालने के लिए दौड़ी और जब तक वो उनके पास पहुंची, जगत प्रसाद माथुर का गला दूसरी तरफ लटक चुका था। उनकी ये हालत देखकर वहां खड़े सभी लोगों के चेहरे सफेद पड़ चुके थे। अमन ने दौड़कर जगत प्रसाद को संभाला और उनकी हालत देखने के बाद पेमा की तरफ देखते हुए चीखकर बोला, गाड़ी लेकर आओ, माथुर सर को हार्ट अटैक आया है। अमन की बात सुनकर पेमा गैराज की ओर भागा। तब तक लोबो जगत प्रसाद को कंधे पर लादकर गाड़ी के पास पहुंच चुका था। इधर अमन, रिया, लोबो, पेमा चारों लोग जगत प्रसाद को गाड़ी में लेकर बहुत तेजी के साथ हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे। उधर विक्रम का फोन आने के बाद रानी जयपुर निकलने के लिए तैयार हो रही थी। इन दोनों के जीवन को एक कड़ी से जोड़ने वाला सिद्धार्थ रिया के लिए जड़ी बूटियों को तोड़कर उस पर जादुई बारिश किया जा रहा था और इन सब से कई हजार किलोमीटर दूर एक गुप्त विमान बहुत तेजी के साथ पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश कर रहा था, जिसको पकड़ पाना आधुनिक सैटेलाइट्स के वश का नहीं था। और उस विमान में देवयानी और शक्ति मौली सवार थे। शक्ति मौली पृथ्वी की खूबसूरती को निहार ही रहा था कि तभी अचानक से उसके कानों में किसी की आवाज सुनाई पड़ी और उस आवाज को सुनते ही शक्ति मौली का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसको आने वाले खतरे का एहसास हो चुका था। क्या सच में आया था जगत प्रसाद को हार्ट अटैक या फिर उन्होंने बनाया था कोई बहाना? और किसकी थी वो आवाज जिसे सुनकर शक्ति मौली घबरा गया था? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।